एक ऐसा आंकड़ा आपके साथ में डिस्कस हो रहा है जिस आंकड़े को सुनने के बाद शायद आपको यह लगे कि अमेरिका दुनिया को धमका भले ही रहा है, लेकिन यह शायद एक बबल में है और वो बबल असल में कर्ज का है। जी हां साथियों, आज नंबर आप लिखा देख रहे हैं, शायद एक बार में पढ़ने में ना संभव हो। $40 ट्रिलियन, इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन, इंडिया की जीडीपी से 10 टाइम्स ज्यादा कर्ज अमेरिकी जीडीपी पर है, अमेरिकी संस्थाओं पर है। और इतना कर्ज कि ये 10 सालों में डबल हो गया। 2017 में जो लगभग $19 ट्रिलियन था, आज वो $40 ट्रिलियन पर खड़ा है। इसके क्या मायने हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय चर्चा है कि ये कर्ज असल में लिया किससे गया है, नंबर एक, और इस कर्ज का असर क्या होगा, क्योंकि अगर अमेरिका कर्जदार है तो किसका, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब अमेरिका कर्जदार है और सवाल बड़ा है कि ये किसका, तो इसके मायने क्या होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अल्टीमेटली ये कर्ज चुका क्यों नहीं देता, और अगर कर्जदारों ने कर्ज मांग लिया तो क्या अमेरिका खड़ा रहेगा। साथ ही साथ अमेरिका के तुलना में भारत का, चाइना का, जापान का कर्ज कितना है, ये सब आज के सत्र में डिस्कस होगा। तो इंटरेस्टिंग सेशन है। टेक्निकली ये इकोनॉमी का एक सेशन है, लेकिन इस इकोनॉमी के सेशन में बहुत सी चीजें आपको आज समझ में आएंगी। कर्ज का मीनिंग समझ में आएगा, देश कर्ज क्यों लेते हैं, कर्ज टू जीडीपी रेशो क्या होता है, यानी डेट टू जीडीपी रेशो क्या होता है, ये तमाम फैक्ट्स आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की चर्चा। 2026 में ये $39 ट्रिलियन था। मार्च से अभी अगस्त में आए हैं, 6 महीना भी नहीं बीता है और ये $1 ट्रिलियन और बढ़ गया है। मार्च से अगस्त के बीच में, मतलब मात्र 5 महीने के भीतर भीतर $1 ट्रिलियन डेट और बढ़ गया है। इसी बीच में जो पब्लिक डेट है वो $32 ट्रिलियन है। क्या है इसके मायने, सारी बातें समझते हैं। लेकिन इससे बड़ी बात यह कि अमेरिका इतना तेजी से कर्जदार कि इसका ग्राफ अगर आप उठते देखें तो यूं जा रहा है। तो 1981 में $1 ट्रिलियन का अमेरिकी कर्जदार था, आज वो $40 ट्रिलियन का बन गया है। 2017 में जो लगभग $20 ट्रिलियन का कर्जदार था, आज वो बढ़कर के $40 ट्रिलियन का पहुंच गया है। इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं कि जब अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप बनते हैं तो वो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स में डॉजी बनाते हैं। वो कहते हैं कि मैं कैसे खर्चे कम करूं, मैं उस पर कैसे काम कर सकता हूं। और चर्चा आती है अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा नौकरियों से लोगों को निकालने की। आपने उन दिनों ये हेडलाइन सुनी होंगी कि अमेरिका धीरे धीरे अपने बजट में कटौती कर रहा है। बाकायदा मस्क को उठा करके डॉजी डिपार्टमेंट का गवर्नमेंटल एफिशिएंसी के हिसाब से मंत्री बनाया गया कि आप कैसे हमारे कर्ज को कम कर सकते हैं और अमेरिका को डेट की समस्या से बाहर कैसे ला सकते हैं। ये सारी चीजें हुई। अब सवाल बनता है कि ये डेट जीडीपी के अकॉर्डिंग होता क्या है, मतलब समझे कैसे। तो एक देश है, मान लीजिए एक सर्कल में रहता हुआ आपका एक कंट्री है। आप उस देश की बाउंड्री के भीतर गुड्स बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं। देश को सर्विसेज गुड्स प्रोड्यूस करनी होती हैं, तो उनकी साल भर की डेट जीडीपी बनकर आती है। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल वैल्यू है वो जीडीपी है। अब जितनी जीडीपी है उसके मुकाबले उनके पास कितना कर्ज है, दैट इज डेट टू जीडीपी। और ये जो डेट टू जीडीपी है, यही सबसे बड़ा पॉइंट बनकर आ रहा है अमेरिका के लिए। जितनी जीडीपी है उससे 120%, यानी $30 ट्रिलियन पर आप बैठे हैं, $40 ट्रिलियन की आपके ऊपर 125% के आसपास आपके पास डेट टू जीडीपी हो गया है। ये जो डेट टू जीडीपी है ये तेजी से बढ़ा क्यों, तो इसके पीछे का बड़ा कारण निकल कर आया कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहले कार्यकाल में 2017 के दौरान थे, तब ये कर्ज ज्यादा नहीं था, लेकिन उस साल उन्होंने $7.8 ट्रिलियन का कर्ज लिया। कारण कोविड महामारी, जो कोरोना आया, उस कोरोना से निपटते निपटते अमेरिका पिछले 10 साल में $20 ट्रिलियन के कर्ज में चला गया। कर्ज से असल में ये करते क्या है, मतलब सरकार कर्जा लेती है तो किसी को तो चुकाएगी, लेकिन आपके दिमाग में अब तक ये सवाल है कि ये कर्जा लिया किससे है, उसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन इस कर्जे का कर क्या रहे हैं पहले वो जान लो। तो ये जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलाते हैं, बुजुर्गों के लिए पैसा देना हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंसेस देना हो, सरकारी कामकाज हो, सेना पर खर्च हो, सरकारी सुविधाओं का विकास हो, उन सब पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो बढ़ते हुए $40 ट्रिलियन चला गया। फिर दिमाग में सवाल बना कि सर ये क्या केवल ट्रंप के काल में हुआ, नहीं, बाइडेन के काल और ट्रंप के काल, मतलब बाइडेन के काल में $7.5 ट्रिलियन के आसपास बढ़ा था, ऐसे ही फिर ट्रंप के काल में, और लगभग इतना ही बाइडेन के काल में। तो ऐसा नहीं है कि ट्रिलियन डॉलर जो इजाफे हो रहे हैं ये दोनों में से किसी एक के काल में हो रहे हैं, दोनों के ही काल में हो रहे हैं। असल में अमेरिका पहले 2008 की मंदी में अपना बहुत ज्यादा कर्ज लिया, फिर 2020 के अराउंड जो कोविड आया, इस कोविड के दौरान इनके ऊपर बहुत कर्ज गया। तो ये जो कर्ज है ना, इस कर्ज को चुकाने में इनके ऊपर ब्याज बढ़ जा रहा है। अमेरिका असल मायने में अगर $40 ट्रिलियन के कर्ज में है और उस $40 ट्रिलियन पर अगर इनको 10% के हिसाब से भी रिटर्न
रिटर्न करना पड़ जाए तो एक बड़ा नंबर है। $4 ट्रिलियन के आसपास आपको केवल साल का ब्याज चुकाना पड़ रहा है। 10% ना भी दो, आप 5% भी दे रहे हो तो $2 ट्रिलियन, 5 भी नहीं दे रहे हो, 2 भी दे रहे हो तो भी लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास आपको चुकाना केवल ब्याज पड़ रहा है। तो पहले कर्ज और कर्ज के कारण ब्याज, तो वो अब साइकिल बन गया है, विशेष साइकिल बन रहा है और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है आपके दिमाग में। लेकिन अभी तक सवाल ये है कि साहब एक बात बताइए, ठीक है मान लिया पहले इनके पास मंदी आई, मंदी से निपटने के लिए कर्ज बढ़ा, फिर कोविड आया, फिर इनके ऊपर कर्ज बढ़ा, ये सब मान लिया, यूएस के डेट का ये ग्राफ भी समझ में आता है। लेकिन असल में दुनिया के देशों पर भी कर्ज होता है कि नहीं होता है? होता है। आज अमेरिका पर अगर $40 ट्रिलियन का डेट है तो वो उसकी जीडीपी का 121% है। चाइना पर 113 ट्रिलियन का डेट है, मतलब $20 ट्रिलियन के आसपास चीनी इकोनॉमी है, $19 ट्रिलियन की, तो उसकी जीडीपी का 82% उसके ऊपर डेट है। जहां तक बात हो जापान की, जापान की जीडीपी से ज्यादा उस पर डेट है, जीडीपी का लगभग $4.25 ट्रिलियन की है, 200%, यानी कि जस्ट डबल उसके ऊपर डेट है। भारत कहां खड़ा है? भारत की जीडीपी है अगर $4 ट्रिलियन तो हमारे पास $2.17 ट्रिलियन का कर्ज है, यानी हम 58% पर खड़े हैं। यानी डेट टू जीडीपी में हम एक ऐसे नंबर पर हैं जिसे चिंता का विषय नहीं कंसीडर किया जा सकता। हालांकि G7 देशों में जापान सबसे ज्यादा कर्ज में है। लेकिन आपके दिमाग में अभी भी एक सवाल आएगा, कर्ज की आवश्यकता पड़ती क्यों है? कोई भी देश कर्जदार होता क्यों है और अमेरिका कर्ज लेता किससे है? दुनिया का सबसे पावरफुल देश जिसके पास ऑलरेडी इतना डॉलर बढ़ा हुआ है, वो दुनिया से कर्ज लेता क्यों है? तो पहले कर्ज की व्याख्या समझ लीजिए। कर्ज कब लिया जाता है ना, पहले आम बात करते हैं, फिर अमेरिका की बात करेंगे, तब आपको ये दोनों बातें समझ में आएंगी। आज अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ रेट, मान लीजिए कि आपने कोई काम शुरू किया और आपको लगता है कि मैं इस काम से इतना धन बना सकता हूं। मान लीजिए आपके पास खुद का 1 लाख रुपया है, आपको लगता है कि अगर 1 लाख रुपए का मैं सामान खरीद कर लाया और मैंने बाजार में बेचा तो मैं इस 1 लाख से 1,10,000 रुपए बना लूंगा, यानी कि 10% ग्रोथ मैं इससे ले आऊंगा। मैंने सब्जियां खरीदी, बेच करके उनको 1,10,000 में बेचा, 10,000 रुपए मैंने कमा लिए। अगर आप ये फार्मूला कैलकुलेट कर गए तो आपको एक हुक निकल कर आया और वो ये है, अगर मेरे पास 1 की जगह 2 लाख होते, 10% की ही ग्रोथ करता तो मैं 20,000 रुपए बना जाता। तो आपने अगर सोचा कि 2 लाख होते तो 20,000 रुपए कमाता, तो आप पूछेंगे कि ये अतिरिक्त 1 लाख रुपया मैं कहां से लाऊं? आंसर है सर किसी से कर्जा ले लो। ठीक है, लेकिन कर्जे वाला कितने % पर ब्याज दे रहा है? अगर वो ब्याज आप जो कमा रहे हैं उससे कम पर है तो दुनिया के लोग कर्ज ब्याज पर लेना पसंद करते हैं। यही बिजनेस का असली नियम है। जो भी लोग व्यापार में होते हैं वो कर्ज इसीलिए लेते हैं कि उनकी मूल राशि बढ़ जाए, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाए, ताकि उनकी ग्रोथ से वो पैसा बनाएं और आगे बढ़ें। आपने बहुत सारे बिजनेसमैन को कर्जा लेते हुए सुना होगा और आप में से कई बार ये समझा होगा कि यार ये पैसे वाले होकर के भी कर्जा क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो धंधा लगाया उसकी ग्रोथ रेट इतनी निकल कर आ रही है, ब्याज इतना ही देना है, तो फिर क्यों ना लें? इससे तो हम पैसा कमा के निकलेंगे ना। इसे ही दिमाग कहते हैं। इसीलिए व्यापार कई बार आपने सुना होगा खुद के पैसे से नहीं किया जाता। इसका मतलब ये होता है आप औरों का पैसा भी लें, अगर दिमाग है तो उससे भी पैसा बनाकर और पैसा कमाएं। पॉइंट है? अच्छा, ब्याज पर अगर आपने 2% लौटा दिया तो बाकी पैसा आपका। तो इस तरह से कर्ज की अवधारणा निकल कर आती है। जब ये कर्ज की अवधारणा किसी देश पर लागू होती है तो देश भी यही सोचकर काम करते हैं कि हमने कर्ज ले रखा है, हम कर्ज चुकाते रहेंगे अगर हमारी ग्रोथ में यह काम आ गया। जैसे अमेरिका अगर $40 ट्रिलियन के कर्ज में है, समझ में आता है कि कर्ज उसने किसी से लिया होगा। अब हम अमेरिका पर पहुंचते हैं। साथियों, अमेरिका का खेल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने बहुत बार अब तक के अंतरराष्ट्रीय विषयों पर जब चर्चा सुना होगा तब सुना होगा कि अमेरिका ने पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट किया था। पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट मतलब दुनिया का कोई भी देश तेल बेचेगा डॉलर में ही। ये बात याद है? लगभग 60% दुनिया का व्यापार आज भी डॉलर में होता है, ये बात ध्यान है। अमेरिका ने दुनिया की यूनिवर्सल करेंसी डॉलर को बनाया हुआ है। इसीलिए दुनिया भर के देश अपने फॉरेक्स में डॉलर रखना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने डंडे के दम पर हर देश से यह कह रखा है कि तुम्हें दूसरे देश से अगर सामान खरीदना है तो खरीदोगे मेरी ही करेंसी में। इसका मतलब अगर दुनिया में अमेरिका पर $40 ट्रिलियन का कर्ज है और दुनिया में व्यापार $100 ट्रिलियन का हो रखा है तो असल में वो सारा अमेरिका का ही है। या यूं कहिए कि अमेरिका जिस दिन यह कह दे प्रधानमंत्री मोदी की तरह कि कल से डॉलर की वैल्यू 0 हुई, दुनिया कोलैप्स कर जाएगी। आसान भाषा में और समझते हैं, आज अमेरिका उस स्थिति में है कि वो $40 ट्रिलियन छाप भी दे तो दुनिया पता भी ना लगा पाए। अब आप पूछेंगे कि ये क्या बकवास है? हमको तो ये कहा गया है कि हम रुपया इसलिए नहीं छापते क्योंकि उतना सामान हमारे पास है ही नहीं। अगर कोई हमसे मांगने चला आया, भारत रुपया क्यों नहीं छापता? ये बेसिक सा सवाल हमेशा रहता है। साहब इसलिए नहीं छापता क्योंकि उतने रुपए में अगर कोई सामान लेने निकलेगा तो नहीं मिलेगा। कहां नहीं मिलेगा? जिस देश में रुपया चलता है। कहां चलता है? भारत में। भारत में इतना सामान ही नहीं है कि इतने रुपया छाप लिया आपने और उतना रुपया का सामान मिल जाए। अच्छा, तो एक बात बताइए कि अगर रुपया 100 देशों में और चलता हो तो आप वहां से भी सामान खरीद पाएंगे? बोले हाँ।
अमेरिका के पास दुनिया के सारे के सारे देश उपलब्ध हैं। 193 देश में डॉलर चलता है। डॉलर से आप किसी का भी धन खरीद सकते हैं, किसी का भी सामान खरीद सकते हैं। यानी अमेरिका ने डॉलर को गोल्ड बना लिया है। अपनी माइन से जितना गोल्ड निकालेगा उतना दुनिया से सामान खरीद सकता है। तो पहला पॉइंट, ये अमेरिका के लिए स्ट्रेस नहीं है। फिर भी अमेरिका ये शानपत्ती करता क्यों है? अब इसका कारण समझो। देखो, दुनिया में अमेरिका जब भी किसी से कर्जा लेता है ना, उसकी थॉट ये होती है, सऊदी अरब से पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट किया। क्यों किया? क्योंकि सऊदी से कहा कि तुम है ना डॉलर में पैसा लो। सऊदी ने कहा सर मैं डॉलर में ले लिया, मैं उस डॉलर का करूंगा क्या? भाई अमेरिका ने सऊदी को समझाया, ओपेक कंट्रीज को समझाया कि जिनको भी तेल बेचना है डॉलर में बेचोगे, तो डॉलर में बेचेंगे। तो सऊदी ने कहा सर मेरे पास डॉलर बच गया तो मैं करूंगा क्या? बोले मेरे बाजार में लगा दो। बोले सर आपके बाजार में लगा दो मतलब? अरे मुझे ही कर्जा दे दो, मैं आपका डॉलर कर्जे में लेकर उस पर ब्याज दूंगा आपको। समझ पाए? अमेरिका कर्जदार भी बड़ा स्ट्रेटेजिकल होता है। दुनिया के देशों से कहा दुनिया में देश व्यापार करें डॉलर में, अब ये डॉलर आप मुझे दे दो, मैं आपको इस पर ब्याज और दूंगा। मतलब आप जब बैंक से कहते हैं, आप पूछेंगे सर दो लोग दुनिया के देश जब अमेरिका को ब्याज देते हैं, कर्ज देते हैं, तो डरते नहीं है क्या? नहीं डरते। महाशक्ति से कैसा डर? ये वैसे वाली बात है जैसे भारत के अंदर आपसे कोई पूछे कि आप पैसा कहां रखना प्रेफर करते हैं, बैंक में, घर में, या भारत सरकार खुद मांग ले आपसे कि यार हमें कुछ कर्ज की जरूरत है, हमें पैसा दे दो, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले भारत सरकार मांग ले, उसको दे देंगे, उसके बाद सर बैंक को देंगे, उसके बाद घर में, और उससे कम किसी जानने वाले को। यही स्थिति है कि अपने को जानने वाले पर तो विश्वास ही नहीं है, लेकिन पावरफुल आदमी पे, जैसे अगर आप जिस कंपनी में काम करते हो, आपका बॉस आपसे कहे यार 100 रुपए मिल सकते हैं क्या, आप कहें सर 200 रुपए लीजिए ना। वहीं बॉस से अगर काम करने वाले ने मांग लिया सर 100 रुपए मिल सकते हैं क्या, क्या करेगा? मतलब समझिए, मतलब यह है कि आप किसको दे रहे हैं? दे रहे हैं अमेरिका को। अमेरिका ने कहा है कि मुझे कर्ज दो। अमेरिका कर्ज लेता है ताकि तुम लोगों को यह सिग्निफिकेंस रहे कि डॉलर का काम केवल तेल बेचने तक ही नहीं था, उस पर मैं ग्रोथ भी पाऊंगा। यह जो साइकिल बनाया हुआ है, यही कारण है कि अमेरिका पर जो कर्ज है उसका 32% उसके ऊपर विदेशों से आया हुआ है। जापान से, चाइना से और भी दुनिया भर के देशों ने उसको भर भर के पैसा दिया हुआ है। देते कैसे हैं? बॉन्ड में पैसा देते हैं। अमेरिका बॉन्ड जारी करता है, ये लोग बॉन्ड खरीदते हैं, बॉन्ड पर वो ब्याज लौटाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आई हो। इसका मतलब यह आया कि अमेरिका ने अपने ऊपर तमाम प्रकार के कर्ज बढ़ाए, लेकिन सर मान लीजिए कि यह समझ में भी आ गया कि बॉन्ड पर वो रिटर्न करता होगा, लेकिन अमेरिकी सरकार ने तेजी से कर्ज लिया, यह तो सच है, बॉन्ड से नहीं लिया, यह तो सच है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अमेरिकी सरकार पर 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, 10 ट्रिलियन विदेशों से लिया, बाकी 10 लिया, 12 लिया, बाकी कर्ज उन्होंने अपने ही यहां की म्यूचुअल फंड कंपनी से, बैंकों से, रिजर्व बैंक से, स्टॉक एक्सचेंजेस से, इनसे लिया। बोले ठीक है, उस पैसे का किया क्या? अब यहां पर अमेरिकी फेलियर आता है। क्या? अमेरिका जो कर्ज लेता है ना, उसका एक बड़ा अमाउंट सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, इंटरेस्ट पेमेंट, आप सोचिए इंटरेस्ट पेमेंट उसका $100 बिलियन महीने का है, $1 ट्रिलियन तो साल का उसका ब्याज जा रहा है। नेशनल डिफेंस, हेल्थ, इनकम सिक्योरिटी, वेटरन, बूढ़े जो लोग हैं उन पर $55 बिलियन, मतलब कि समझिए कि आधा ट्रिलियन साल का उसका केवल बुजुर्गों की देखभाल पर खर्च हो रहा है। अदर चीजों पर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पर 13 बिलियन और ट्रांसपोर्टेशन पर 13 बिलियन। तो एक महीने के अंदर अमेरिका के अंदर जो खर्चे हो रहे हैं, वो केवल जुलाई का आंकड़ा आपके सामने रखा तो $432 बिलियन का केवल डेफिसिट आया अमेरिका में। ये इसके नेट खर्चे हैं, और जो प्राप्त हो रहा है वो होता है टैक्सेस से, रेवेन्यू से। तो रेवेन्यू से कम प्राप्ति हो रही है, $334 बिलियन की प्राप्ति हो रही है, खर्चे $766 बिलियन के हो रहे हैं। ये जो डिफरेंस है ना, यही सबसे बड़ा है। और इसमें अमेरिका की बढ़ती उम्र जो है, अमेरिका के लोगों की जो बढ़ती उम्र है, वो एक बड़ी चिंता का सबब बनते हुए आ रही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह बात समझ में आई हो। अब आप सवाल पूछेंगे कौन सा देश कितना कितना कर्जा दिया है? तो देखो, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है ना अमेरिका के अंदर, वो 46% कर्ज दिए हुए हैं। गवर्नमेंटल एजेंसी जो इंटर गवर्नमेंटल है वो 19%, फेडरल रिजर्व 11%, और अगर विदेशों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कर्ज है, मतलब लगभग $9.29 ट्रिलियन दुनिया भर के देशों ने अमेरिका को कर्ज दिया हुआ है। उनमें जापान $1.12 ट्रिलियन के साथ सबसे ऊपर खड़ा है। फिर इसी तरह से जापान के बाद में चाइना खड़ा है, यूके खड़ा है, बेल्जियम, ये तमाम दुनिया भर के देश हैं जिन्होंने अमेरिका को कर्ज दिया है। क्या सऊदी ने भी दिया हुआ है? बिल्कुल, $142.5 बिलियन का सऊदी ने भी कर्ज दिया हुआ है। क्या यूएई ने दिया हुआ है? बिल्कुल, $114 बिलियन का यूएई ने दिया हुआ है। क्या ब्राजील ने दिया हुआ है? सॉरी, इजराइल ने दिया हुआ है। यस, $110 बिलियन का इजराइल ने, ब्राजील ने $168 बिलियन का। ये सारे वो देश हैं। केमन आइलैंड ने $453 बिलियन का कर्ज अमेरिका को दिया हुआ है। ये तमाम वो देश हैं जो अमेरिका को कर्ज दे रहे हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई हो। इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अर्थव्यवस्था पर निश्चित ही कर्ज का असर पड़ता है, क्योंकि आपको ब्याज का पेमेंट करना पड़ता है, और जब ब्याज पेमेंट होता है तो वही जिम्मेदारी बन जाती है, और हर देश की अर्थव्यवस्था ब्याज पेमेंट से परेशान रहती है।
समाधान क्या है? समाधान है कि अमेरिका टारगेटेड तरीके से पहले ब्याज को चुका दे या फिर इनके मूलधन को चुका दे, वहीं से इनके पास फर्क पड़ेगा, या टैक्स कटौती को कर दे कि भैया टैक्स हमको ज्यादा वसूलना पड़ेगा। अब सवाल बनता है कि सर भारत की स्थिति क्या है? ये तो सवाल समझ में आया, लेकिन भारत के केस में हम कहां खड़े हुए हैं? देखिए, भारत के पास 58% डेट है, लेकिन इसके मतलब को समझिए। इसका मतलब यह है कि हमारी जीडीपी अगर 100 रुपए की है तो 58 रुपए हमारे पास कर्जा है। भारत कर्जा लेता है, लेकिन उस कर्जे से कर क्या रहा है? इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा कर रहा है या कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा है? कैपिटल का मतलब आपने कर्ज लेकर घर बनाया या कर्ज लेकर पुराना कर्ज चुकाया। इस साल भारत की यह स्थिति हल्की सी सुधरी है। हमारे जो ब्याज पेमेंट गए हैं वो तुलनात्मक रूप से कम है, और कैपेक्स पर जो खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जो खर्चा है, वो इन दिनों हमारा बढ़ा है। किसी भी अर्थव्यवस्था के सर्वाइवल में अगर कर्ज पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण पर खर्च हो रहा है तो यह अच्छा माना जाता है, लेकिन ब्याज भुगतान पर खर्च हो रहा है तो वो इकोनॉमी के लिए एक नकारात्मक पॉइंट माना जाता है। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। साथियों से इसे अवश्य साझा करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी यात्रा से जुड़ने के लिए कमेंट्स में दिए हुए हमारे चैनल पर पहुंच जाइए। धन्यवाद।